सो गाइज, लास्ट क्लास में हमने किया था, होप सो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। एंड कहाँ थे आपके क्लाइमेट के अंदर जो आपके फैक्टर्स थे उन्हीं को डिस्कस कर रहे थे। एंड याद होगा क्लाइमेट में आपके सोलर रेडिएशन को, टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को हम कंसर्न कर चुके हैं। तो आपका क्या है कि यहाँ पर जब भी हम बात कर रहे हैं इसके अंदर कि आपका क्लाइमेट क्या सब्जेक्ट मेरे भाई अभी तक तो स्टार्ट ही हुआ है, 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। वो बातें हम बाद में कर लेंगे, पहले क्लास को स्टार्ट तो करने दो मेरे को, है ना। मैं बता रहा हूँ कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, लिसन मी केयरफुली। क्या हुआ कि हमने जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि क्लाइमेट क्लाइमेट के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं। आपके सबसे पहले सोलर रेडिएशन के बारे में स्टडी किया, और सोलर रेडिएशन का जो इम्पैक्ट है आपकी क्रॉप के ऊपर वो भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमारा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट है हमारी क्रॉप के ऊपर, वो भी हमने स्टडी किया। हमारा मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है उसके बारे में भी हमने स्टडी किया। एंड नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ह्यूमिडिटी और आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर भी हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। एंड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड विंड ऑन द क्रॉप एंड क्रॉप प्रोडक्शन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, इसी के साथ आपका अगला पार्ट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वो हमारा क्या है? प्रेसिपिटेशन। क्या बोला वर्ड यहाँ पर? प्रेसिपिटेशन। ठीक है, देखो प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें तो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है आप सब लोग जानते होंगे कि आपका एटमॉस्फेयर से जब भी किसी भी प्रकार से वाटर जो है वो आपका अर्थ के सरफेस पे आ रहा है तो उसे आप लोग क्या बोलते हो? प्रेसिपिटेशन बोलते हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो यानी कि आपका अर्थ के सरफेस पे वाटर या तो सॉलिड फॉर्म में आएगा या फिर आपका क्या आएगा? लिक्विड फॉर्म में आएगा। ये बात तो आपको पता है, यस और नो, है ना। या तो क्या होगा आपका सॉलिड फॉर्म में या फिर आपका लिक्विड फॉर्म में अर्थ सरफेस पे वाटर जो है वो आपका आने वाला है। तो उसमें आपका सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आप सब लोगों को पता होगा सॉलिड फॉर्म में हमारा क्या रहता है? या तो हेलस्टॉर्म रहेगा, ठीक है, या हमारा स्लीट रहेगा, और या हमारा स्नोफॉल रहेगा। मैंने क्या बोला? आपका सॉलिड फॉर्म या फिर लिक्विड फॉर्म। लिक्विड के अंदर आपका रहता है ड्रिजल एंड रेनफॉल। क्या बोला? दोबारा बताता हूं आपको यहां पर कि जब भी हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन इज द जो आपका वाटर है वो आपके अर्थ के सरफेस में अगर किसी भी प्रकार से आ रहा है दैट इज द नोन एज प्रेसिपिटेशन। बट यहां पर प्रेसिपिटेशन इज ऑफ टू टाइप, वन इज सॉलिड एंड वन इज लिक्विड। जब भी हम बात करेंगे सॉलिड और लिक्विड फॉर्म की तो इसमें आपका हेलस्ट्रॉम है, स्लीट है और आपका स्नोफॉल है। तो ये क्या होते हैं, इनको भी हम क्या कर लेते हैं? डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डियर, जब भी हम बात करेंगे आपके हेलस्ट्रॉम, स्लीट या स्नोफॉल, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे लेकिन उससे पहले आपका यहां पर स्नोफॉल देखो डियर। स्नोफॉल क्या है? दूसरा हेलस्ट्रॉम क्या है? और स्लीट क्या है? तीनों में डिफरेंस रहता है और तीनों ही आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, देखो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका हेलस्टॉर्म, स्नोफॉल एंड आपका स्लीट। देखो डियर, इसमें क्या होगा कि आपका जो स्नोफॉल है इसमें क्या रहेगा कि ऊपर से जब आपका रेनफॉल आता है, बारिश जब नीचे आती है वो वाटर फॉर्म में ही होती है, लिक्विड फॉर्म में ही होती है। लेकिन अर्थ के नियर अबाउट जो सरफेस होता है वहां पर टेम्परेचर काफी कम होता है, बिल्कुल लो टेम्परेचर होता है। और जब वो नियर अबाउट जब आती है तो उस समय क्या हो जाता है? टेम्परेचर लो होने की वजह से वो सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाएगा? आपका कन्वर्ट हो जाएगा। और इसीलिए आपके खासकर ये जो आपका प्रोसीजर अकर होता है दैट विल अकर अबव द 300 मीटर हाइट। आप जानते होंगे कि जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर जो होता है वो कूल होता जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब आप हिमाचल में जाओगे, जब आप जम्मू कश्मीर में जाओगे, तब आपको टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगा। ऑनलाइन में हु इज द एस?
Who is the S? How could I identify that? Who is the S? जी, या बोलिए या रिमूव करने जा रहा हूं मेरे भाई, ज्यादा टाइम नहीं है। प्लीज स्पीक अप योर नेम। स्नोफॉल में क्या होगा कि आपका हाइट जो है वो 300 मीटर से क्या होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, अब ये नहीं है कि कंफर्म होगा कि 300 के मीटर ऊपर जो भी रेनफॉल होगा तो वो इसी में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका 300 मीटर के ऊपर पॉसिबल हो सकता है कि कई बार अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो उस केस में हो सकता है ये आपका जो है स्नोफॉल ना हो और आपका रेनफॉल की हो सकता है, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना कि स्नोफॉल ही होगा हमेशा। लेकिन स्नोफॉल जो होता है वो क्या रहेगा, यहां पर याद रखना कि जब भी हमारा सॉलिड फॉर्म में वाटर आपका नीचे आएगा, और एक्चुअल में क्या होता है, जो बारिश आ रही होती है, पानी जो होता है वो आपका वाटर ड्रॉपलेट जो होती है वो जम जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं और अर्थ के सरफेस पे आपकी ड्रॉप आउट हो जाती हैं। समझ में आया क्या बोला यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आपका हेलस्टॉर्म है। हेलस्टॉर्म का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या रहेगा कि एक्चुअल में टेम्परेचर आपका अर्थ के सरफेस का नीचे भी आपका अगर हम देखें तो नॉर्मल रहता है, और ऊपर जो आपका टेम्परेचर जहां से आता है वहां से सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन वाटर जब इन बिटवीन किसी ऐसे एरिया से या ऐसे आपके पर्टिकुलर प्लेस से गुजरता है जहां पर टेम्परेचर बहुत कूल है, जहां पर टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा कूल है, बहुत ज्यादा कम है, तो जब टेम्परेचर उस एरिया में से नीचे गुजरेगा, नीचे आएगा, उस कंडीशन में याद रखना कि वो हमारा छोटे छोटे आइस क्यूब्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और वो नीचे आके ओला, जिसे आप ओलावृष्टि बोलते हो, ओले जो पड़ते हैं वो उसी फॉर्म में होते हैं। आपका एक्चुअल में वो एक पर्टिकुलर प्लेस या फिर कह सकते हो पर्टिकुलर जगह में से गुजरते हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा लो होता है, और उसकी वजह से वो फ्रीज हो जाते हैं, वो आइस क्यूब्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसी वजह से वो नीचे सरफेस पर आ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका स्लीट, स्लीट जो होता है, अब देखो एक चीज याद रखना, ये जनरल आपको याद रखने का तरीका है कि ये ज्यादातर अकर होता है कहां पर, जो आपका समर सीजन है, जो आपका समर सीजन होता है ऑलमोस्ट वहां पर, और ये आपका ज्यादातर इंडिया के अंदर हेलस्टॉर्म देखने को मिलता है। लेकिन जो आपका विंटर सीजन है उसमें आपको स्लीट देखने को मिलेगा, लेकिन इंडिया के अंदर स्लीट नहीं देखने को मिलता। ये ज्यादातर कहां देखने को मिलता है, यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिलता है, ठीक है। कहां पर देखने को मिलता है, यूरोपियन कंट्रीज। क्या होता है कि इसमें आपका अर्थ का जो सरफेस है वो बिल्कुल, सरफेस के पास का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल लो होता है, तो रेनफॉल जैसे ही अर्थ के सरफेस के ऊपर आएगी वो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होकर ऊपर एक लेयर बन जाएगी बर्फ की, और उस लेयर की वजह से आपको पता है कि अब इन सभी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी आपकी सॉइल के अंदर, आपके प्लांट प्रोडक्शन के अंदर, तो आप सब लोग जानते हैं अच्छे से। यस और नो, यहां तक कोई डाउट है, कोई समस्या, कोई क्वेश्चन? हेलस्ट्रॉम, एक सेकेंड। दोबारा बताता हूं, यहां पर हेलस्ट्रॉम की अगर हम बात करें तो हेलस्ट्रॉम क्या होता है कि आपका जब बारिश यानी कि हो रही है और उस समय पानी नीचे आ रहा है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, जैसे मान के चलिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर ये क्या था, कोई आपका पानी का टैंक था, और जिसमें से पानी क्या हो रहा था, आपका नीचे पोर हो रहा था। समझ में आया मैंने क्या बोला, ये क्या था, आपका कोई पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर हमारा टैंक था, और टैंक में से पानी नीचे आ रहा था, और ये वो ग्राउंड है जहां पर पानी गिरना है। अब क्या होगा, बीच में एक ऐसी कोई लेयर है जिसमें से पानी जैसे ही निकलेगा वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, पानी एकदम बर्फ बन जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला। लेकिन यहां पर बर्फ तो बन गया, जब इसमें से वापस इसमें निकल जाएगा, यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर तो टेम्परेचर नॉर्मल है, यस और नो, और टेम्परेचर यहां नॉर्मल है, तो आप सब लोग जानते हो अच्छे से कि जैसे ही ये इस कंडीशन में आएगा तो यहां पर आने के बाद आपका वापस से ये हाफ लिक्विड और हाफ जो है आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब आइस है वो मेल्ट होने में टाइम तो लेगी ना, और मेल्ट होने में टाइम लेगी तो पूरी तो मेल्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन इसीलिए जो ओले आते हैं उस समय हाफ मेल्ट कंडीशन में, और हाफ जो है वो किस कंडीशन में आता है, आपका आइस कंडीशन में आता है। समझ में आया गया, नहीं आ गया, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, कोई क्वेश्चन है किसी को? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो आपका अगला पार्ट यहां पर स्टार्ट होगा, वो क्या, लिक्विड फॉर्म में।
लिक्विड फॉर्म में जो आपका वाटर आता है उसमें आपका एक तो होता है ड्रिजलिंग और एक होता है आपका रेनफॉल। इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता। आपका जो ड्रिजलिंग है वो अगर ड्रॉपलेट का साइज 0.05 mm से कम है, कितना, 0.05 mm से कम है, तो उस केस में क्या होगा, इसे हम बोलते हैं ड्रिजलिंग। और जब ये आपका रेनफॉल की ड्रॉपलेट रेनफॉल की फॉर्म में आएगा तो हमेशा क्या होगा, 0.05 mm से ज्यादा होगा। अब आप लोग बोलोगे सर कई जगह ना हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है, ये आपका डाउट है और डेफिनेटली ये डाउट हो सकता है अगर कोई पर्सन कोई अच्छी बुक या फिर कोई और पर्टिकुलर किसी और ढंग की जगह पढ़ रहा है तो वो बोलेगा सर कि जो है इसके अंदर 0.02 mm से कम जो होता है वो ड्रिजलिंग होता है। ठीक है, तो देखो डियर ऐसा होता है कि वो अकॉर्डिंग टू एफएओ अगर हम बात करते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो डेफिनेटली वो हमारा क्या है, यहाँ पर है आपका जो है ड्रिजलिंग है। लेकिन एक्चुअल में अब हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें हमारा आंसर जो जाएगा वो 0.05 mm जाएगा, क्योंकि आईसीआरएस के एग्जाम में या फिर कहीं भी आपके एग्जाम्स में आंसर जब देखते हो तो यही देखने को मिलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है आपको? यस और नो? इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? ओके, सो डियर वंस ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा, ड्रिजलिंग और रेनफॉल। लेकिन अभी यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती है, यहाँ पर स्टार्ट होती है। कैसे? देखो डियर, आपका ड्रिजलिंग जो है वो इसका मतलब क्या है कि वाटर ड्रॉपलेट का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। और आपका जो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रेनफॉल, तो रेनफॉल के अंदर वाटर ड्रॉपलेट का साइज क्या है आपका, थोड़ा सा बड़ा है। ये बात समझ में आ गई? यहाँ पर एक चीज यहाँ पर याद रखना कि जब हम ड्रिजलिंग की आ रही है या फिर आपका रेनफॉल की आ रही है या फिर कोई भी प्रेसिपिटेशन आपका अर्थ के सरफेस पे अकर कर रहा है, उसका मतलब एक ही कहीं ना कहीं जा रहा है, वो ये कि ये हमारे अर्थ के ऊपर जो प्लांट है उनके लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। यस और नो? क्योंकि भाई पानी की रिक्वायरमेंट प्लांट को है ना, पानी की रिक्वायरमेंट आपके लिविंग बीइंग को है ना, तो डेफिनेटली अगर पानी की रिक्वायरमेंट है तो वाटर की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हम या तो इरिगेशन के फॉर्म में देना पड़ेगा या फिर वो वाटर की डिमांड ऑटोमेटिक नेचर से पूरी होनी चाहिए। तो नेचर का जो आपका बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर इरिगेशन को पूरा करने का, व्हाट इज दैट? दैट इज द रेनफॉल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ठीक है, तो यहां पर आपका रेनफॉल की फॉर्म में जो वाटर आ रहा है वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है किसके अंदर, आपका इरिगेशन या फिर वाटर की रिक्वायरमेंट या वाटर की डिमांड में। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ अगर हम बात करें तो आपका नेक्स्ट पार्ट क्या है? देखो डियर, यहां जब भी हम बात करेंगे तो इरिगेशन के अलावा या सॉरी आपके रेनफॉल के अलावा अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा, नाम सुना होगा मिस्ट, सुना है क्या? इसके अलावा अगर आपने सुना होगा ड्यू, इसके अलावा आपने सुना होगा गटेशन, सुना है क्या इन वर्ड्स को नाम? या फोग, स्मोग, ये वर्ड सुने हैं कभी? तो इनका मतलब क्या होता है? देखो डियर, जब भी हम बात करेंगे यहाँ पर मिस्ट का मतलब क्या है, तो मिस्ट इज एक्चुअली इज नथिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका ड्रिजलिंग में पानी आपका नीचे आया था, ड्रॉपलेट का साइज यहाँ पर 0.05 mm से कम ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, वाटर आपका अर्थ के सरफेस पर नहीं पहुंचता और वो ऊपर हवा के अंदर ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ड्रॉपलेट का साइज बहुत ज्यादा कम होता है और एनवायरनमेंट के अंदर जो प्रेशर है वो इतना ज्यादा नहीं है कि जिसकी वजह से आपका अर्थ के सरफेस पर वो आ सके। जैसे कई बार क्या होता है, कई जगह पर आपने देखा होगा, खासकर ये जो आपका मिस्ट अकर होता है वो किस एरिया में होता है? हिली एरिया में होता है। किस एरिया में होता है? हिली एरिया में। वहां पर आपका अगर देखोगे तो एक्चुअल में एनवायरनमेंट के अंदर मॉइस्चर आपको देखने को मिल जाएगा। आप जब हाथ ऐसे करते हो तो आपके हाथ के साथ मॉइस्चर ड्रॉपलेट जो होंगी वो आपके हाथ में आ जाएगी। यस और नो? ये आपका क्या होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर ही मॉइस्चर होता है और उस एनवायरनमेंट के अंदर मॉइस्चर के साथ आपका क्या होगा, हाथ जो होगा वो वेट हो जाएगा। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मिस्ट। क्या बोलते हैं हम उसको? मिस्ट। ये तो आपको समझ में आ गया। तो अगर ड्रॉपलेट पूछ ले, क्योंकि ये अभी प्रेजेंट टाइम में एक एग्जाम में पूछा गया था इसलिए आपको बताया गया है कि मिस्ट आपका क्या है, तो मिस्ट इज एक्चुअली इज ए ड्रॉपलेट साइज लेस देन 0.05 mm, बट इन दिस मिस्ट कंडीशन एक्चुअली वाटर विल नॉट रीच ऑन द सरफेस ऑफ सोइल और सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, बट आपका ड्रिजलिंग में वाटर जो है आपका अर्थ के सरफेस के ऊपर पहुंचेगा, उसे आप क्या लोग बोलते हो? ड्रिजलिंग। नेक्स्ट आपका क्या है? मिस्ट के बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आपका गटेशन एंड ड्यू, गटेशन एंड ड्यू।
देखो ड्यू का मतलब क्या होता है, आप सब लोगों को पता है कि ड्यू का मतलब क्या होगा। आपने देखा होगा ड्यू जो होता है आपका, जब आप वाटर की जो बोतल होती है उसको अगर आप बिल्कुल ठंडा पानी उसमें डाल देते हो या फिर ग्लास में ठंडा पानी डाल देते हो तो उसमें क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट आपके उस ग्लास के ऊपर या बोतल के ऊपर आपकी आ जाती हैं, देखिए आप सब लोगों ने, है ना। तो उसमें क्या होगा कि वाटर ड्रॉपलेट डेफिनेटली उसके ग्लास के ऊपर या वाटर बोतल के ऊपर आपकी आ चुकी थी, और उस केस में होने क्या वाला है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उस केस में क्या होगा कि आपका एनवायरनमेंट के अंदर जो मॉइस्चर था वो कंडेंस हो गया उस कूल सरफेस के ऊपर, इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं। एक्चुअली में आपको ड्यू जो देखने को मिलेगा वो कब देखने को मिलेगा, जब आप कूल सीजन में यानी कि सर्दियों के अंदर आपके बाहर कोई बाइक अगर खड़ा है तो उसके ऊपर पानी आपका जम जाता है, या फिर आपने देखा होगा आपके ग्रासेस के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट जो होती है वो लीफ के ऊपर आ जाती हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि आपके जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बाहर रखा हुआ है तो उसके ऊपर आपने देखा होगा, या फिर सबसे बढ़िया एग्जांपल दूं तो आप स्कूल में होते थे, कॉलेज में होते थे, अगर कोई बेंच आपका बाहर रह गया तो उसके ऊपर आपने वाटर ड्रॉपलेट देखी होंगी डेफिनेटली। कई बार आप बैठने के लिए वहां पर जाते थे और सुबह सुबह आपको क्लीन करना पड़ता था सुबह सुबह, यस और नो, तो वो हमारा क्या था, यहां पर आपका जो है ड्यू था। क्या था वो, आपका ड्यू था। अब गटेशन क्या होगा, डेफिनेटली ड्यू आपका क्या है, अब आप लोग बोलोगे सर लीफ के सरफेस के ऊपर हमारा वाटर का जो डिपोजिशन है वो आपका ड्यू है। अकेला यही ड्यू नहीं है, ड्यू कोई भी फॉर्म हो सकती है जो वाटर आपका क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। लेकिन गटेशन क्या हो सकता है, गटेशन का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा आपका लीफ होता है, लीफ होता है, लीफ के अंदर एक्चुअली में आपका गटेशन जो सॉरी आपका ड्यू जो है वो आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर पानी आके डिपॉजिट हो रहा है। और ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन में आपका पानी बाहर निकलता है कब, जब आपका इसके अंदर अगर हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा ट्रांसपिरेशन में पानी जो बाहर निकलता है वो स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकलता है, लेकिन आप लोग नहीं देख पाते उसको क्योंकि वो ऑटोमेटिक उसी टाइम क्या हो जाता है आपका ट्रांसपायर के साथ साथ आपका इवेपोरेट भी हो जाता है, यस और नो, ठीक है, यस और नो, समझ में आ गई ये बात आपको। लेकिन यहां पर आपकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट ये है डियर कि जो आपका पानी दिन के टाइम पर तो आपका इवेपोरेशन हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, लेकिन रात के टाइम पर स्टोमेटा ओपन होते हैं क्लोज होते हैं, क्लोज भी होते हैं ओपन भी होते हैं, लेकिन कैम प्लांट में ओनली ओपन होते हैं, बाकी सभी प्लांट में याद रखना कि ये आपका स्टोमेटा क्लोज रहेंगे रात के टाइम पर, डार्क पीरियड के टाइम पर। और रात के टाइम पर अगर वही बात है जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपका प्रेशर अंदर एग्जर्ट हुआ, ठीक है, क्या अंदर एग्जर्ट हुआ, प्रेशर एग्जर्ट हुआ, रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, और उसके बाद आपके प्लांट को रिक्वायरमेंट है कि पानी को बाहर निकाले, तो बाहर निकालने के लिए उसके पास कोई ना कोई ऑप्शन तो होना चाहिए, अगर ऑप्शन नहीं होगा तो पानी कहां से बाहर निकालेगा। तो इसीलिए आपके लीफ के साइड में यहां पर पॉइंट्स होते हैं, क्या होते हैं, आपके पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट्स को आप लोग बोलते हो हाइड्रोथोट पॉइंट, क्या बोलते हो, हाइड्रोथोट। और इन्हीं हाइड्रोथोट से क्या होता है कि आपका लिक्विड वाटर जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाता है, और ऐसे लगता है जैसे पानी की बूंद उनके लीफ के कॉर्नर के ऊपर क्या की गई है, आपकी डिपॉजिट की गई है। तो आप लोगों को कई बार ये जो चीज लगती है वो तब लगती होगी जब बारिश वगैरह आती है, एकदम आपको ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये कंडीशन जो होती है वो कब होती है, जब आपका गटेशन होता है, उसके अंदर लीफ के अंदर पानी बाहर निकलता है। और ज्यादातर ये अर्ली मॉर्निंग आपको देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा, अर्ली मॉर्निंग। क्यों, क्योंकि नाइट के टाइम पर एक्चुअल में टेम्परेचर आपका कम नहीं, एक्चुअल में टेम्परेचर आपका जो है कम होता है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से वो इवेपोरेट नहीं हो पाता, और इवेपोरेट ना होने के कारण क्या देखने को मिलता है आपको, यहाँ पर है जो है ये गटेशन देखने को मिलता है, उसके लीफ के कॉर्नर के ऊपर जो है आपको वाटर देखने को मिलता है। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी का, क्या, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड डियर, आप दोबारा प्लीज थोड़ा सा लाउड बोलेंगे। किस में, कैंप प्लांट में, कैंप प्लांट में दिन में आपके बंद होते हैं। एक्चुअल में अगर हम देखें तो उसमें एक मैकेनिज्म है आपका पूरा का पूरा, ठीक है, उसमें आपके सभी के सभी प्लांट को अगर हम बात करते हैं तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक C3 में, एक C4 में, एक आपके कैंप प्लांट में, ये 3 कैटेगरीज होती हैं। आपके C3 प्लांट क्या होते हैं, C4 क्या होते हैं, देखो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, आपका कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इसके बेसिस पर C3 और C4 को आपको डिवाइड किया गया है, ठीक है। कैसे, जैसे आपको पता होगा C3 के अंदर क्या होता है कि 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, क्या बनता है आपका 3 कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड का नाम क्या होता है PGA, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके अंदर आपका 4 कार्बन कंपाउंड बनता है OAA, ऑक्जेलिक एसिड एसिड।
तो आपका इसीलिए इसको C3 और C4 का नाम दिया गया है। समझ में आ गया। दूसरी बात यहां पर याद रखना कि जब हमारा प्लांट जो है ये आपका C3 होगा, C4 होगा, ये एक्चुअली में फर्दर इनके अंदर और भी प्रोसेस होती है, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में इसको हम एक बार रोक के चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि रीजन क्या है, आपकी फिजियोलॉजी आगे पढ़नी है ना, तो इसके लिए इसको एक बार मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर रोक रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं आपको इतना बता देता हूं कि जो C3 प्लांट होते हैं उनमें क्या होगा, वाटर जो है आपका ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, उसके अंदर वाटर ज्यादा बाहर निकलेगा, ये वाटर का, और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके अंदर क्या होती है, रेस्पिरेशन की फॉर्म में बाहर निकलती है। लेकिन C4 प्लांट कभी भी क्या नहीं करते हैं आपका, क्या नहीं करते हैं आपका, C4 प्लांट कभी भी रेस्पायर नहीं करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकालते हैं। इसीलिए अब आपने सुना होगा कि रात के टाइम पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, तो एक्चुअल में क्या होते हैं, ज्यादातर प्लांट हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या है, C3 है, और C3 प्लांट होते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, आपकी नाइट के टाइम पर रेस्पायर करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, कंसंट्रेशन उस एरिया में इंक्रीज होगी, और कंसंट्रेशन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज हो जाती है तो हमारी डेथ होने के चांसेस क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। यस और नो? दूसरा, यहां पर आपका जो C4 प्लांट है, ये C4 प्लांट अब देखो डेफिनेटली जैसे पीपल आपका नाम सुना होगा, या फिर अगर हम बात करें तो आपका यहां पर तुलसी, ठीक है, इन दोनों पौधों को आप अच्छे से जानते होंगे। देखो हमेशा याद रखना कि ज्यादातर ये जो पौधे होते हैं C4 प्लांट, इनको हम लोग बोलते हैं कि हमें मारना नहीं चाहिए या फिर इनको काटना नहीं चाहिए। इसका रीजन ये नहीं कि इनको हम मतलब भगवान नाराज हो जाएंगे, ये नाराज हो जाएंगे। एक्चुअल में इनका फंडा यही है कि हमारा जितना ज्यादा इन प्लांट को ग्रो करवाएंगे उतना ही ऑक्सीजन का लेवल हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर इंक्रीज होगा, और उसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड होने से बच जाएगा। इसलिए पुराने टाइम में ये बातें कोई समझता नहीं था, इसीलिए इनको एलोकेट किया गया था कि पीपल के अंदर भगवान की पूजा करनी चाहिए, ये करना चाहिए। दूसरा जो है आपका यहां पर तुलसी की पूजा करनी चाहिए। ये रीजन जो था वो यही कहीं ना कहीं था कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डिप्लीट होने से हम क्या कर सकें, बचा सकें। क्योंकि अगर हम ऐसा, अगर इतना बड़ा ही पाप लगता होता तो सोच के देखिए कि लोग तुलसी की खेती करते हैं, डेफिनेटली रोज काटते हैं, रोज तोड़ते हैं, तो उनको तो पता नहीं कितना ही पाप लग चुका होता। और दूसरी बात बोलते हैं कि पत्तों को खाना नहीं चाहिए तुलसी के, पता है आप लोगों को, ये जनरल नॉलेज की बात है। इसमें क्या होता है, तुलसी के पत्तों में डायरेक्टली अगर आप चबाओगे उसमें, तो उसमें लेड होता है आपका, अगर वो आपका यहां पर इसके लग गया दांतों के ऊपर, तो दांतों आपके जो टीथ होते हैं वो डिटेरियोरेट हो जाते हैं। इसीलिए उसका जूस फॉर्म जो होता है वो हमें खाना चाहिए, जूस फॉर्म को लेना चाहिए। अदरवाइज कभी भी इसका जो लीफ है वो हमें नहीं डायरेक्टली च्यू करना चाहिए, ठीक है, वो इसीलिए होते हैं। लेकिन हमें क्या बोला जाता है, क्योंकि भगवान का है और भगवान श्री कृष्ण का है, तो डेफिनेटली इसको हमें नहीं खाना चाहिए। तो ये आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रेडिशनली जोड़ी जाती हैं। सावन के महीने में कभी भी खट्टा नहीं खाना चाहिए, बहुत सारी चीजें मतलब भगवान के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस समय अगर आप एसिडिक चीजों को ज्यादा खाओगे तो मुंह पे आपके पिंपल्स होने के चांसेस क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। समझ में आया? तो ये हमारी कुछ चीजें हैं जो पौराणिक डेफिनेटली ऐड की हुई है, लेकिन साइंटिफिक रीजन इनका मोस्टली सभी चीजों का होता है, ठीक है। वापिस आते हैं हमारी बात के ऊपर। तो ऐसा ही यहां पर आपका कैंप प्लांट के अंदर है। कैंप प्लांट में क्या होता है, एक्चुअल के अंदर आपका ऐसा प्लांट है जो कि कार्बन आपका जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज करता है ज्यादातर, और आपका नाइट के टाइम पर भी इसके अंदर क्या होता है आपका, अब देखो फोटोसिंथेसिस में कैसे होता है, ये दिन के टाइम पर आपका सारी की सारी जो एनर्जी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लाइट है, उनको अपटेक कर लेगा, उनको ले लेगा। लेकिन रात के टाइम पर ये क्या करता है आपका यहां पर है जो है प्रॉपर आपका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने का काम है करता है। तो क्योंकि इसका मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है इन प्लांट का, और ये आपके प्लांट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कैक्टस है ना, ये उस एरिया में होते हैं जहां पर वाटर की क्या होती है, कमी होती है। और कैंप प्लांट में आपके जो पाइनएप्पल है वो एक बेस्ट एग्जांपल होता है। और सीरियल्स को याद रखने के लिए कि अगर इनका एग्जांपल आ जाए कि C3 प्लांट है या फिर C4 प्लांट है, तो एक दिन पहले भी मैंने बताया था पहली क्लास में ही कि देखो याद रखना आपकी सीरियल्स के बारे में अगर हम बात करें कि C3 प्लांट है या फिर C4 प्लांट है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आपका हाइट जो है, अगर आपके नॉर्मल हाइट, नॉर्मल पर्सन की हाइट है उससे अगर ज्यादा है तो वो आपका C3 प्लांट है या C4 प्लांट है, C4 प्लांट है। लेकिन अगर नॉर्मल पर्सन की हाइट से कम हाइट है तो क्या होगा, वो आपका C3 प्लांट है, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि आपका अगर किसी भी प्लांट की जो सीरियल प्लांट है उसकी हाइट आपके नॉर्मल पर्सन से ज्यादा है तो वो C4 है, और नॉर्मल पर्सन से कम है तो C3 है। एग्जांपल के तौर पर राइस, व्हीट, ये हमारे क्या है, C3 प्लांट है, क्योंकि इनकी हाइट क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर यही बात करें आपके मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट, सुगर केन, ये हमारी हाइट क्या होती है, इनकी काफी ज्यादा होती है, और ये हमारे क्या होते हैं, आपके C4 प्लांट होते हैं। तो डेफिनेटली इनको रट्टा नहीं मारोगे आप आज के बाद, यस और नो, यस और नो। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करें यहां पर, तो प्रेसिपिटेशन के अंदर हम बात कर रहे थे, वापस आते हैं मेरी बात के ऊपर। ड्यू और गटेशन आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट पॉइंट आपका समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज द
फोग। देखो फोग क्या है, स्मोग क्या है। देखो यहां पर अगर हम बात करें तो मिस्ट आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा मिस्ट के अंदर क्या था कि एनवायरनमेंट के अंदर आपका मॉइस्चर जो होता है वो ज्यादा होता है और कंडेंस हुआ होता है, और आप जैसे ही एनवायरनमेंट में कोई ऑब्जेक्ट को आप देखोगे उसको लगाकर, तो आपके ऑब्जेक्ट के साथ वाटर की ड्रॉपलेट जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन फॉग में क्या होता है कि आपका वाटर जो होता है वो बहुत लेस अमाउंट में, लेकिन जैसे कि हमारे सर्दियों के अंदर हम लोग देखते हैं कि विजिबिलिटी कम हो जाती है। क्या हो जाती है, आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे पोल्यूटेंट्स अवेलेबल होते हैं, यस और नो। और बहुत सारे पोल्यूटेंट्स यानी कि डस्ट पार्टिकल जिनको आप बोल सकते हो, इनके सराउंडिंग में आपका वाटर बहुत लेस अमाउंट में क्या हो जाता है, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। और उस डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, विजिबिलिटी जो होती है दूर से वो कम हो जाती है। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, आपका फोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, फोग बोलते हैं। और दूसरा हमारा स्मोक क्या होता है, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है आपका, एक स्मोक एक प्लस में आपका फोग, ठीक है। फोग यानी कि वही था, लेकिन प्लस में इसमें क्या ऐड हो गया, आपका स्मोक ऐड हो गया, धुआं ऐड हो गया, जो गाड़ियों से निकलता है, व्हीकल से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है। जैसे कि आपका ये ज्यादातर जो कंडीशन देखने को मिलती है स्मोक की, वो दिल्ली या फिर चेन्नई जैसे जो आपके पोल्यूटेड शहर है इंडिया के, उनके अंदर ये देखने को मिलेगी। तो उनमें वहां पर क्या होता है कि आपका सर्दियों के अंदर वाटर ड्रॉपलेट जो आपकी फ्रीज हुई थी, जमी थी, कंडेंस हुई थी, उनके साथ साथ आपका स्मोक भी मिक्स हो जाएगा, और विजिबिलिटी के साथ साथ जो आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है, उसमें भी क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। समझ में आ गया। तो वो हमारा क्या होता है, स्मोग, ठीक है। और ये आपके क्रॉप के लिए कैसे इफेक्ट करेंगे, देखो याद रखना, डेफिनेटली अगर हमारा फोग हुआ तो फोग आपकी क्रॉप के लिए बेटर होता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये होता है कि फोग अगर होगा तो वो एक्चुअल में आपका जो फ्रोस्ट की कंडीशन होती है, कोहरा जिसे आप बोलते हो, कोहरा क्या होता है, कोहरे के मतलब जो आपका फ्रोस्ट जिसे आप लोग बोल रहे थे, कल हम पढ़ रहे थे कि टेम्परेचर अगर लो हो गया तो उस केस में वहां पर फ्रोस्ट देखने को मिलेगा, कोहरा देखने को मिलेगा, है ना। तो फोग कोहरा नहीं होता है, पहले बताता हूं, फोग धुंध होती है, फ्रोस्ट कोहरा होता है। क्या बोला मैंने, कोहरा फ्रोस्ट होता है, फोग धुंध होती है। ये आपके हिंदी के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको याद रहना चाहिए। देखो कैसे, आपका फोग के अंदर केवल क्या होगा, विजिबिलिटी कम होगी, और नीचे आपका जो डस्ट पार्टिकल या फिर जो नॉर्मल आपके पार्टिकल्स हैं उनके सराउंडिंग में वाटर क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। और वाटर अगर है जो अभी आपका फ्रीज ज्यादा नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको याद होगा, कल आपको बताया था कि जैसे इरिगेशन करते हैं हम लोग, तो वाटर क्या करता है आपका, कहीं ना कहीं अपनी हीट को या तो दे देता है या हीट को ले लेता है। तो फ्रोस्ट की कंडीशन में क्या होता है कि आपका नीचे के बिल्कुल जब हवाएं तेज चलती है तो क्या हो जाता है, आपका एकदम से कूल टेम्परेचर हो जाता है, और कूल टेम्परेचर होने की वजह से वहां पर आपकी क्रॉप को जो है नुकसान हो जाता है, यस और नो। लेकिन यहां पर आपका जो फोग होगा वो एक्चुअल में बिल्कुल जब लो टेम्परेचर होने लगता है तो उससे आपकी वीट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नॉर्मली क्योंकि रबी सीजन के अंदर वीट की ही हम बात करते हैं, और वीट के रिस्पेक्ट में फोग को काफी रिसर्च किया गया है, तो उसमें यही फाइंड आउट हुआ कि आपका फोग जो है वो एक्चुअल में, लेकिन लिमिट की कंडीशन है, ये नहीं कि रोज ही फोग होना चाहिए, फिर आपका क्या हो जाएगा। अगर देखो वही बात है, अति तो हर चीज की नुकसान है ना, अगर आप खाना भी खाओगे तो उसमें भी नुकसान करता है। तो डेफिनेटली आपको इतना पता होना चाहिए कि एक लिमिट के अंदर अगर वहां पर आपका क्या होगा, टेम्परेचर सॉरी आपका फोग होगा कुछ दिनों के लिए है, तो डेफिनेटली वो हमारे क्रॉप के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक कोई डाउट है किसी को, कोई क्वेश्चन है किसी का। तो चलिए नेक्स्ट आपके यहां पर बढ़ते हैं आपके अगले पार्ट की तरफ। तो इतना समझ में आ गया सभी को, क्या हो गया, राइम गटेशन, हाँ एक वर्ड और रह गया आपका, वर्ड है हमारा यहां पर राइम। ये क्या होता है, देखो कई बार ना ये एक्चुअल में आपका सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन हर जगह नहीं होता, ये ज्यादातर वहां होगा जो पोलर रीजन होते हैं, जहां पर आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कूल होता है। यूरोपियन कंट्रीज की बात करता हूं मैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपने कई बार देखा होगा मूवीज वगैरह में, कि जैसे इस प्रकार से एक खंबा है, उस खंबे के ऊपर ड्रॉपलेट आपकी जिस साइड में हवा चल रही थी उस साइड में ऐसे आपकी डिपॉजिट हो चुकी थी। देखा था कभी, ऑब्जर्व किया था ये चीज, मूवीज में देखा होगा, फोटोज में देखा होगा, कि आपका इस प्रकार से जिस जिस साइड में हवा चल रही है उसी साइड में जो आपका एक पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है उसके साइड में वहां पर आपका ड्रॉपलेट जमा हो जाता है, यस और नो। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, जो एनवायरनमेंट का मॉइस्चर होता है वो वहीं पर आपका, जैसे तेज बिल्कुल ठंडी हवाएं चलती है, कूल आपकी जब विंड चलती है तो वो क्या करती है, उसी डायरेक्शन में उसको बिल्कुल फ्रीज करती हुई चलती है, क्योंकि वाटर क्या हो जाएगा, बहुत आपका कूल कंडीशन है, 0 डिग्री से टेम्परेचर नीचे है, तो क्या होगा, डेफिनेटली वो फ्रीज होगा। तो उस कंडीशन में जो इस प्रकार से आपका वाटर यहां पर फ्रीज हो रहा है उसको आप लोग क्या बोलते हो। अब बताओ, कोई डाउट है किसी को, कोई क्वेश्चन है किसी का।
यहां तक कोई? हाँ जी, किसको? राइम? भाई कुछ भी तो नहीं है यार, एक ऑब्जेक्ट है, मान के चल सीधी सी बात है, एक खंबा है, ठीक है, और इधर से हवा चल रही है, एनवायरनमेंट के अंदर मॉइस्चर है, तो क्या होगा, मॉइस्चर आपका इस खंबे के साथ डेफिनेटली क्या होना स्टार्ट हो जाएगा। कई बार देखा होगा यार, आपकी बर्फ होती है ना, बर्फ को बाहर निकाला था, जीभ लगाई थी उसके ऊपर, जीभ चिपक गई थी ना, कहानी खत्म। तो वही तो हो रहा है यहाँ पर, पानी ज्यादा कूल हो चुका है और आपका एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर बिल्कुल लो हो चुका है, तो उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा, पानी फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज द नोन एज राइम। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, वरना छोड़ दो, कोई नहीं मांगेगा भाई डेफिनेशन इसकी। पहली बात तो डेफिनेशन बनानी है तो कुछ भी बना लो अपनी तरफ से, मैं आपको देखो यार फिर बोल रहा हूँ, मैं आपको केवल अंडरस्टैंड करवा सकता हूँ, एक्चुअल डेफिनेशन अगर मुझसे मांगी तो शायद मुझको किसी की भी नहीं आती होगी। मैं ऑब्जेक्ट को देखूंगा, आपकी डेफिनेशन को पढ़ूंगा, फिर आपको आंसर कर सकता हूं कि ये किसकी डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए यहां पर बैठा हूं, एक्चुअल डेफिनेशन तो मुझे शायद इसकी भी नहीं पता होगी, सीरियल की डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या है। समझ में आ गया? तो वो चीज है, डेफिनेशन पे रट्टा अगर हम मारेंगे तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में हर पर्सन अपनी लैंग्वेज अलग बनाएगा, हर बुक में अपनी अलग लैंग्वेज है और हर बुक में अलग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसका कॉन्सेप्ट सेम है। जितना कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट रहेंगे उतना ही। अब यहां पर एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं वो देख लो। एग्जाम में पूछ सकते हैं सबसे पहले तो ये पॉइंट कि आपका ड्रॉपलेट का साइज, नॉर्मल जो रेनफॉल का साइज होता है वो कितना होता है, 0.05 mm से 4 mm तक होता है, 4 mm तक। ये आपका नॉर्मल ऑन एन एवरेज जो आपका यहाँ पर ड्रॉपलेट का अगर हम बात करें तो साइज होता है रेनफॉल के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर आपका जो इसके अंदर अगर हम बात करें तो इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपका, 99% यहां से कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन यहां से है आपका। उसके बाद आपका जो ड्यू है, अब इनकी डेफिनेशन वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन डेफिनेटली इतना आ सकता है कि अगर नाइट के टाइम पर प्लांट आपका वाटर एग्जीक्यूट करता है तो वो किस पोर से करता है, तो वो हाइड्रोथोट पॉइंट होते हैं। ठीक है, हाइड्रोथोट पोर होते हैं। या फिर पूछ ले कि नाइट के टाइम पर जो एग्जीक्यूट होने के बाद वाटर ड्रॉपलेट आपका लीफ के कॉर्नर पर जो आपका यहाँ पर मार्जिन के ऊपर जो डिपॉजिट हुआ है वो किस कंडीशन में, या उसे क्या बोलते हो, तो आप लोग क्या बोलोगे, गटेशन बोलोगे। समझ में आ गया? और ड्यू जो है वो क्या है आप सब लोग जानते हो, ये पूछता कोई नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमें पता जरूर होना चाहिए कि ड्यू का मतलब क्या है। लेकिन ड्यू क्या हेल्प किसमें करता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले टाइम के लिए कि ड्यू की इंपॉर्टेंस क्या है। ड्यू का इंपॉर्टेंस ये होता है डियर कि जितना आपके लीफ के सरफेस पे ड्यू आएगा उतना ही उसकी वाटर की डिमांड एक्चुअल में क्या होती जाएगी, पूरी होती जाएगी। उतना ही हमारा वाटर का रिक्वायरमेंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। यानी कि हमें इरिगेशन की फॉर्म में उसे कम वाटर आपका सप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए क्या है, एक बेनिफिशियल इफेक्ट है। यस और नो, है ना? अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है आपका ऑन एन एवरेज अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो आपका प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल क्या है, तो आपको एक दिन बताया था 1190 mm, ये हमारे इंडिया का एवरेज रेनफॉल है इंडिया का। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो एवरेज रेनी डेज कितने, जरा बोलना। किसी भी प्रकार से आ जाए, अब एनम आ जाए, ईयर आ जाए, तो ये मत बोलना वहां पे लिखा हो एनम, ले सर ने तो करवाया ही नहीं। तो भाई एनम वही चीज होती है जो ईयर की बात करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली अब ये बात आ जाती है, जैसे डेफिनेशन मैंने बोल दिया कि पर ईयर, लेकिन अब आपने एनम याद नहीं किया तो यहां पर ये दिक्कत हो जाएगी। तो डेफिनेशन के ऊपर अगर देखो उसको समझने की कोशिश जितनी ज्यादा करोगे उतना ही वो अंडरस्टैंड हमारे दिमाग में हो जाएगा, और डेफिनेशन कुछ भी बोल दे वहां पर हम आंसर क्या कर सकते हैं, आराम से उसका कर सकते हैं। प्रेजेंटली आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आया था, मैं एग्जाम का नाम भूल गया यार, 2-3 दिन पहले मैंने सोल आउट भी, 2-3 दिन नहीं 7-8 दिन हो चुके हैं। कौन सा एग्जाम था लास्ट, नबार्ड का था या आरआरबी एसओ का था, दोनों में से एक एग्जाम था। उसमें आपका क्वेश्चन के अंदर डेफिनेशन पूछी गई थी, नबार्ड का था आई थिंक, सो मुझे याद है। ठीक है, और क्वेश्चन में भूल गया हूँ, सिल्वीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल वहां पर गलत हो चुका है। मैंने भी एक्सप्लेन इवन दो गलत किया है आपको वहां पर। ठीक है, देखो यही चीज है कि हम गलत, लेकिन कल मैं खुद अब पढ़ रहा था, डेफिनेटली उसके एकदम से आ गया, मैंने कहा यार ये क्या है, फिर एकदम से निकाला कि हाँ ये इसके अंदर था। एक्चुअल में क्या था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो फोर्डर क्रॉप आई थिंक सो, या फिर क्रॉप के साथ ऐसे कुछ था, हाँ फोर्डर क्रॉप और ट्रीज की बात की गई थी। तो फोर्डर क्रॉप और ट्रीज और साथ में फ्रूट ट्रीज और साथ में शर्ब्स की बात की गई थी। तो हम वहां पर क्या करते हैं, सिल्वी
और आपका पास्चर करते हैं, लेकिन सिल्वी पास्चर के साथ में वहां पर फ्रूट भी लिखा हुआ था, और जैसे ही फ्रूट लिखा तो हम सिल्वी हॉर्टी की तरफ हमने क्या कर, सॉरी हॉर्टी पास्चर की तरफ हमने क्या कर लिया था, उसको चूज कर लिया था, लेकिन वो नहीं था वहां पर ऑप्शन। वहां पर एक और आएगा जो मैं आपको समझाऊंगा जब हम एग्रो फॉरेस्ट्री करेंगे, ठीक है। तो उसकी टाइप के अंदर, क्योंकि फिर वही बात है, आधा टाइम तो वही निकल जाएगा, तो टॉपिक सीक्वेंस में है, अभी उसको हम क्या कर लेते हैं, है ना, तो उसको हम देख लेते हैं। तो वो आपका आंसर वहां पर क्या हो गया, गलत हो गया। एक्सप्लेन डेफिनेटली मैंने भी गलत कर दिया। तो उसके लिए देखो एक चीज होती है यार डियर, ऐसा कभी ये नहीं कह सकते हो आप लोग कि डेफिनेटली हर चीज का एक एग्जैक्ट आंसर, कुछ चीजें ऐसी होती है जो मिसलेनियस में होती हैं और बहुत बार गलत हो सकती है, लेकिन गलती को सही करना बहुत जरूरी होता है। मैं आपको हमेशा अड़ा रहा हूं वहां पर कि नहीं 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 ये चीज सही है, डेफिनेटली आप कभी रिसर्च नहीं करोगे उसके ऊपर, ना कभी पढ़ोगे उसको, आप लोग हमेशा उसका आंसर वही करके आओगे, ठीक है। लेकिन मेरा इतना हक बनता है, अगर आप मेरे पास आए थे, डेफिनेटली अगर गलत हुआ तो भी उसको बताओ, सही हुआ तो भी आपको बताओ, क्योंकि जो एग्जाम निकल गया वो निकल गया, लेकिन आने वाला हमारा एग्जाम सही होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आपका अगला पार्ट हम कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है कि रेनफॉल। अब देखो इंडिया में अगर हम बात करें तो रेनफॉल टोटली डिपेंड ऑन द मानसून, यस और नो। और मानसून की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में कितने टाइप के मानसून है, दो, ठीक है। कौन कौन से भाई, वेरी गुड, कौन सा, साउथ वेस्ट मॉनसून, और दूसरा हमारा क्या है, वेरी गुड, अच्छा, साउथ वेस्ट मानसून कितना कंट्रीब्यूशन करता है हमारी इंडियन एग्रीकल्चर में, वेरी गुड, 75 to 80% कंट्रीब्यूशन इज डन बाय द साउथ वेस्ट मानसून। और आपका बाकी कितना बचा, 20 से 25% हमारा क्या होगा, कंट्रीब्यूशन इज डन बाय नॉर्थ ईस्ट मानसून। यानी कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, आपका साउथ वेस्ट मानसून। ये प्रिवेल कब करता है इंडिया के अंदर, सबसे पहले कब स्टार्ट होता है, 1 जून या जुलाई, कहां से स्टार्ट होता है, केरला से। अच्छा, दिल्ली तक कब पहुंचता है, 15 जुलाई, याद रखना 15 जुलाई तक पूरे इंडिया में प्रिवेल हो जाता है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर पूरा का पूरा फैल जाता है, ठीक है। तो पूछ सकते हैं डेफिनेटली कि कभी भी ये आपके इंडिया में कब तक फैल जाएगा या पूरे इंडिया में कब तक प्रिवेल हो जाएगा, ठीक है। प्रिवेलिंग, फैलना, ये एक ही बातें होती है ना, केरला से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये जो आपका अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका कॉन्ट्रीब्यूट तो करेगा 20 से 25, और स्टार्ट कब होता है, अक्टूबर, मिड अक्टूबर में इसका क्या हो जाता है, स्टार्टिंग हो जाता है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो याद रखना ये कहां से स्टार्ट होगा, सबसे पहले तमिलनाडु से, ठीक है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट है, क्वेश्चन आपका हो सकता है कि सर तमिलनाडु से कहां से स्टार्ट होगा, लेकिन तमिलनाडु से ही अप्रोक्सीमेटली ये क्या होता है आपका स्टार्टिंग करता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और साथ में आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो वहां से होता हुआ, और डेफिनेटली नाम इसका प्रेजेंट है नॉर्थ ईस्ट, है ना। हमारे इंडिया का नक्शा डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत तो आता ही होगा ना, मैं थोड़ा बना रहा हूँ, भावनाओं पे चले जाना, फिगर पे मत जाना, फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इंडिया में क्या हो गया, ये आपका क्या है नॉर्थ, ये क्या है साउथ, ये क्या है आपका ईस्ट, और ये क्या है आपका वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट आप, सॉरी साउथ वेस्ट आपका मानसून यहां से आएगा, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट मानसून कहां से आएगा, यहां से आएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और डेफिनेटली अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो आपका मानसून आ रहा है ना, तो वो हमारे इंडिया के अंदर खरीफ सीजन में आ रहा है। इसीलिए खरीफ सीजन को आपका, क्योंकि ये ज्यादातर क्या है आपका 80% कंट्रीब्यूट करता है, तो 80% मानसून किस सीजन में आ रहा है, आपका खरीफ सीजन में आ रहा है। किस में आ रहा है, खरीफ में। और खरीफ में आ रहा है तो हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि खरीफ सीजन को इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, मानसून सीजन बोलते हैं। क्या लोग बोलते, क्या बोलते हैं इसको, मानसून सीजन, ठीक है। ये भी याद रखना, क्योंकि वही बात है, कोई पूछ सकता है कि मानसून कौन सी क्रॉप मानसून सीजन की है। अब आप लोग सोचने लग जाओ कि यार ये तो कभी बताया ही नहीं हमें, ये तो डिस्कस हुआ ही नहीं। तो जो खरीफ सीजन है उसी क्रॉप की सारी क्रॉप को हम क्या बोल देंगे, आपका मानसून, ठीक है। चलिए, इसी के साथ अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट को आपका डिस्कस करते हैं। तो मानसून अगर इंडिया में आ रही है, बारिश आ रही है, तो डेफिनेटली क्या है, ये हमारे डिपेंड करेगी किस प्रकार से, क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम में क्या है, सबसे बड़ी एक दिक्कत हो रही है, ठीक है। ये आपने सुना होगा, इसका मतलब क्या है भाई, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, मतलब ऐसी एग्रीकल्चर जो क्लाइमेट के लिए क्या हो, सूटेबल हो।
क्लाइमेट को इकोनॉमिकली हार्म ना करें। कैसे? देखो आप सब लोगों को पता होगा, हमारा लगातार अगर हम प्रीवियस कुछ सालों की बात करें आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम लोगों ने क्या किया था, आपका स्टार्ट कर दिया था क्रॉप को प्रोडक्शन करना, और वो भी हायर लेवल पे। उसके बाद सबसे बड़ा जो नुकसान हमें देखने को मिला है वो बिना है आपका ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन, डिप्लीशन एंड ग्राउंड वाटर। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारा सॉइल का इरोजन, और सॉइल इरोजन में आपको पता होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली जितना आपका वर्ल्ड का सॉइल इरोजन होता है उसमें 40% जो इरोजन में कंट्रीब्यूशन करता है दैट इज डन बाय द टिलेज। ठीक है, अरे लिखो मत, ये कोई काम की चीजें नहीं है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगी। हाँ, जनरल नॉलेज के लिए अगर आपने लिखना है तो डेफिनेटली लिख लीजिए, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू एफएओ रिपोर्ट है, और एफएओ रिपोर्ट का डेटा इतना नहीं आएगा इसमें। ठीक है, 2016-17 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, उसके बाद अभी तक कोई आया नहीं है, और आएगा तो जरूर बताया जाएगा। बट प्रेजेंट टाइम में आपको यही डेटा देखने को मिलेगा कि 40% जो आपका इरोजन होता है दैट इज डन बाय द टिलेज। यानी कि टिलेज किस में करते हो, कहीं मतलब नॉर्मली कर देते हो क्या जाके? नो, जहां एग्रीकल्चर हम प्रोडक्शन करेंगे वहीं पर क्या होगा, आपका ये टिलेज किया जाएगा। दूसरी बात क्या है डियर, कि सॉइल इरोजन जो है वो प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो 10 लाख मिलियन 10 लाख मिलियन हेक्टेयर से भी ज्यादा था उस टाइम के डाटा के अकॉर्डिंग। अभी तो चेंज हो चुका है, आई थिंक, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सॉइल इरोजन आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और थर्ड अगर हम बात करते हैं तो आपका सॉइल एंड एनवायरमेंट का पॉल्यूशन। क्या है आपका? सॉइल एंड एनवायरमेंट का पॉल्यूशन। और लास्ट अगर हम बात करें तो हमारी जो कह सकते हैं कि डाइट जो है उसके अंदर क्या आ रहे हैं, पेस्टिसाइड के रेजिड्यू और फर्टिलाइजर्स के रेजिड्यू, जो कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। तो सबसे बड़े ये 4 इफेक्ट हैं, इसके अलावा छोटे मोटे बहुत सारे इफेक्ट हैं जिसके अंदर एनवायरमेंट सब चीजें इंक्लूड हैं। और उसमें अगर हम बात करें तो एनवायरमेंट के अंदर भी अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जैसे आपकी जो गैसेस हैं, जो जिसे हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस कौन सी गैस होती है? वो गैस होती है जो कि आपका क्या करती है, टेम्परेचर जिनकी वजह से राइज होता है, और टेम्परेचर राइज होने की वजह से क्या होता है, यहां पर अगर हम बात करें तो आप सब लोग जानते होंगे आपका टेम्परेचर जितना राइज होगा, जितना डे बाय डे हमारा इंक्रीज होता जाएगा, उतनी ही पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी किसकी, कि आपका टेम्परेचर का इंक्रीज होना। या फिर क्योंकि गैस इंक्रीज हो रही है, जैसे आपकी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? CO2 का। और सबसे ज्यादा करता कौन है? सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है ग्रीन हाउस गैस की? CFC की। ये याद रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। अब पता क्या है, जैसे ही मैं ये पढ़ा रहा हूं तो यहां पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि सर डेफिनेटली क्या ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं? भाई सुनना मेरी बात, एग्जाम के अंदर जब से हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट अगर हम देख रहे हैं, और जब से हम लोगों ने आपका पराली रेजिड्यू बर्निंग वगैरह ये इशू हमने उठाने स्टार्ट किए हैं, तब से आपके एग्जाम के अंदर एनवायरमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। और डेफिनेटली ये हमारे आने वाले टाइम के लिए एग्रीकल्चर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, और पार्ट होने वाला है तो डेफिनेटली इससे क्वेश्चन भी आपके आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। अगर हमें 1% भी उसमें लग रहा है डाउट तो डेफिनेटली हम उस पार्ट को कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि इसमें इतना बड़ा हार्ड वाला काम ही नहीं है कि जिसको हम याद ना कर सके। डेफिनेटली इसको याद कर सकते हैं। भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? हमारा वो गैस है जो कि कंट्रीब्यूशन जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? आपका CO2 का। लेकिन प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा प्रेवेल अगर हम बात करें CO2 के बाद तो वो हमारा क्या है? CH4, मिथेन, है ना। और मिथेन सबसे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कौन कर रहा है? एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। कौन कर रहा है? एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। एलाइड सेक्टर में भी डेयरी जो आपका है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन जो है, वो आपका 70% कंट्रीब्यूशन कर रहा है। मतलब समझ रहे हो कि आपका काउ डंग वगैरह जो आपके हम बात कर रहे हैं तो उसमें आपका 70% आपका मिथेन का कंट्रीब्यूशन इंक्लूड है। अब हमें करना क्या है, हम क्या कर सकते हैं इस चीज के लिए? तो हम डेफिनेटली क्या है कि जो लगातार कंटिन्यू, जैसे बायोगैस की बात हो रही है कि बायोगैस फॉर्मेशन करना चाहिए, बायोगैस प्लांट लगाने चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर उससे क्या होगा, जो आपका मीथेन है वो एज ए बायोफ्यूल की फॉर्म में यूज की जाएगी, जो कहीं ना कहीं आपका एनवायरमेंट के अंदर इंक्रीज कर रही है किस चीज का। और इसीलिए जो आपका राइस है, राइस केवल आपका वाटर डिप्लीशन के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, राइस में से मीथेन गैस भी रिलीज होती है, जो कि कहीं ना कहीं आपके एनवायरमेंट के अंदर ग्रीन हाउस गैस यानी कि टेम्परेचर के राइज होने का भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। समझ में आया कि नहीं आया?
इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका इसको जो है डिक्रीज या फिर इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका राइस जो है वो हमारा डेफिनेटली क्रॉपिंग पैटर्न में से या तो चेंज होना चाहिए या फिर इसके अलावा हमारे पास कोई अल्टरनेटिव आना चाहिए। डे बाय डे हमने देखा कि हमारे जो राइस थी, वीट थी, ये हमारी मेजर स्टेपल फूड क्रॉप बन गई। अगर इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो स्टेपल फूड क्रॉप राइस है और वर्ल्ड की बात करें तो वीट है। ये हमारी देखते देखते स्टेपल फूड क्रॉप बन गई, मेज बन गई, है ना। लेकिन इन्हीं के साथ हमने जो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप थी और जो हमारी हेल्दी या फिर न्यूट्रिशियस डाइट के लिए भी इंपॉर्टेंट थी, उनको हमने रिड्यूस कर दिया। लाइकवाइज ऑयल सीड एंड पल्सेस क्रॉप, और या फिर आपका पर्ल मिलेट जैसी जो आपकी नॉर्मल, सॉरी पर्ल मिलेट बोल रहा हूं, यहां पर क्या बोल सकता हूं मैं आपको कि मिलेट्स जितने भी हैं, क्योंकि हमने माइनर मिलेट्स को डेफिनेटली रिमूव ही कर दिया है। और कुछ आपकी ऑयल सीड क्रॉप होती थी जिनका हेल्दी यानी कि डाइट आपके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट होता था। जैसे अगर हम बात करते हैं तो आपने रेपसीड और मस्टर्ड की एक वेराइटी बोल सकते हो, स्पीसीज बोल सकते हो, वेराइटी बोलूंगा यहां पर, जैसे आपकी बाकी रेपसीड और मस्टर्ड के अंदर है, उन्हीं प्रकार से एक का नाम है आपका तारा मीरा। कभी नाम सुना है इसका? ठीक है, डेफिनेटली हम लोग हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लोग जो है इन्होंने सुना होता है इसके बारे में कि तारा मीरा ये एक ऐसी क्रॉप होती है जो कि एक कहीं ना कहीं आपकी हेल्दी डाइट के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका सीड भी बहुत महंगा है, इसका ऑयल भी बहुत महंगा है, लेकिन इसका न्यूट्रिशन जो कंटेंट है वो भी काफी महंगा है। लेकिन हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, अभी रिमूव कर दिया। इसका एरिया आई थिंक सो मतलब बहुत माइनर हो चुका है, केवल उन्हीं एरिया में होता है जहां पर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इसको ग्रो करने के लिए किसी भी चीज की ज्यादातर रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये बिल्कुल, अगर बिल्कुल आपकी लो क्वालिटी की सोइल है तो उसमें भी आपका तारामीरा को क्या किया जा सकता है, प्रोडक्शन किया जा सकता है, जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे क्या रहे वो फैक्ट जिनको हमें समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिसके अंदर अगर हम डिस्कशन करें तो यहां पर आपकी बात करते हैं आपका अगला एग्रोक्लाइमेटिक जोन। किसकी बात करते हैं? एग्रोक्लाइमेटिक जोन। देखो डियर, आपका एग्रोक्लाइमेटिक जोन क्या है, कैसे ये इफेक्ट करता है, और आपके डेफिनेटली एचडीओ या सॉरी एडीओ का एग्जाम अगर हरियाणा का है तो डेफिनेटली इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपका हरियाणा के अकॉर्डिंग भी पूछा जाएगा और नेशनल लेवल के ऊपर भी इसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले यहां पर आपके डिस्कस कर लेते हैं किस चीज को, एग्रो क्लाइमेट। एग्रो प्लस क्लाइमेट, और दूसरा हमारा है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। ठीक है, चलिए। रीजन जोन एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं होता इसमें। अगर कोई ज्यादा मतलब कई बार इसमें एग्रोक्लाइमेटिक रीजन लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो सोचते हैं पता नहीं क्या लिख दिया। तो रीजन और जोन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क इस वर्ड से पड़ेगा, एग्रो क्लाइमेटिक एंड एग्रो इकोलॉजिकल। ध्यान से सुनना, इसमें हम लोग बोलते हैं ये हमारा डिवाइड किया गया किसके कंडीशन के ऊपर, मैक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर, मैक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर। और ये हमारा किसके ऊपर डिवाइड किया गया है, माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर। देखो डियर, ये भी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आपके एनवायरमेंट के साथ इसको भी कोरिलेट हम कर सकते हैं। दूसरा, हमारा जो रिसर्च हो रही है डे बाय डे, जो आईसीआर रिसर्च कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। क्योंकि हम एरिया के अकॉर्डिंग जो उसकी नीड है उसी के अकॉर्डिंग रिसर्च करेंगे तो डेफिनेटली वो हमारा क्या होगा, आउटकम जो होगा वो प्रॉपर निकल के आएगा। क्या पॉसिबल है कि आपकी आईसीआर से निकलने वाली हर एक वैरायटी को हम इंडिया के हर एक पार्ट में ग्रो करवा सकते हैं? नो, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन दैट कंडीशन कि वो आपका वैरायटी उस एनवायरमेंट में स्टेबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उतना प्रोडक्शन दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर आपका एग्रोक्लाइमेटिक जोन को मैक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिवाइड किया जाता है। पहले देख लेते हैं, आप सब लोग जानते होंगे कि एग्रोक्लाइमेटिक जोन हमारे इंडिया में कितने हैं, 15। कितने हैं? 15 अकॉर्डिंग टू उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आईसीआर ने डिवाइड किया हुआ है आपके एग्रो क्लाइमेटिक जोन को। पहले 127 थे, लेकिन अभी ये डेटा कितना चेंज हो चुका है, 131। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, तो ये काम किसने किया था, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग। इन्होंने कितने डिवाइड किया था, 20 पहले, लेकिन अभी कितना है, सॉरी पहले 21 और अभी कितना है, 20। ये पहले डेटा 21 का था, जो प्रेजेंट टाइम में क्या है, 20। और आईसीआर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो आपका कितना है, 8। देखो डियर, अगर एग्जाम में आता है कैसे, आपसे नॉर्मली पूछ ले कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 15।
अगर आपसे पूछ ले अकॉर्डिंग टू आईसीआर कितना है, तो आंसर क्या रहेगा 131। अगर आपसे पूछ ले एग्रो इकोलॉजिकल रीजन कितने हैं इंडिया के अंदर, तो आपके कितने हैं 20। अगर पूछ ले आईसीआर के अकॉर्डिंग कितने हैं, तो क्या है आंसर आपका 8। यानी कि जनरली अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो उस एजेंसी के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं जिसने सबसे पहले वो काम किया था। समझ में आया मैंने क्या बोला? और आंसर और आपके क्वेश्चन जब भी हमारे एग्जाम में आते हैं और जब भी हमसे पूछते हैं कि पर्टिकुलर स्टेट किस एग्रो क्लाइमेटिक रीजन से बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली याद रखना ये हमारा किसके अकॉर्डिंग पूछते हैं, ये इसी के अकॉर्डिंग पूछते हैं। आप सब लोगों को पता होगा ये जो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो आपके डिवाइड किए गए हैं, उसमें आपका जैसे ईस्टर्न हिमालयन रीजन, वेस्टर्न हिमालयन रीजन, ट्रांस गैंजेटिक प्लेन, मिडिल गैंजेटिक प्लेन, अपर गैंजेटिक प्लेन, है ना, लोअर गैंजेटिक प्लेन, और इसी के साथ आपका वेस्टर्न ड्राई रीजन, यस और नो। तो ये हमारे क्या है आपके आइलैंड रीजन, है ना, ये हमारे क्या है एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। लेकिन डिवाइड किसके बेस पर किए गए, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में यहां से भी तो क्वेश्चन आपका आ सकता है ना। तो उस चीज को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आपका क्वेश्चन आ सकता है और कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो डियर, यहां पर हमारा वर्ड बोला गया एग्रो क्लाइमेटिक जोन। एग्रो का मतलब क्या है, एग्रीकल्चरल क्रॉप, और क्लाइमेट का मतलब क्या है, जो आपका क्लाइमेट। ठीक है, और क्लाइमेट के फैक्टर आपको याद है कल परसों हमने पढ़ लिए अब, ठीक है, आज खत्म हुए। तो ये हमारे जो 6 to 7 जो आपके फैक्टर हैं वो आपके इसमें आ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमारा एक वर्ड है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। देखो डियर, यहां आपका वर्ड है एग्रो, है ना, एग्रो का मतलब सेम आपका एग्रीकल्चर से आ जाएगा, कोई भी आपका प्लांट है ना। और इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल का मतलब क्या है, यहां पर ये वर्ड लिया गया था किससे, इकोलॉजी से। और इकोलॉजी अगर हम बात करें तो ये वर्ड है आपका किससे रिलेटेड, इको सिस्टम से, है ना। देखो इकोलॉजी का मतलब होता है इकोसिस्टम का स्टडी करना, और इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, जहां भी आप बैठे हो भी, आपके आसपास अगर कोई आपका दोस्त बैठा है, कोई फैमिली मेंबर बैठा है, कोई आपका माउस है, कोई आपका मोबाइल है, कोई आपका पेन है, कोई वॉच है, कपड़े हैं, ये सारा का सारा मिलकर आपका क्या कर रहे हैं, एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन आपके घर का जो है वो आपका एक क्या है, माइक्रो इकोसिस्टम है। आपका डिस्ट्रिक्ट भी क्या है, आपका एक माइक्रो इकोसिस्टम है। लेकिन जैसे ही आप एक स्टेट की बात करते हो, वो हमारा क्या है, आपका मैक्रो इकोसिस्टम का पार्ट आ जाता है, यस और नो, है ना। लेकिन इस इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें आपका लिविंग से लेके नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हर एक चीज आपका क्या होता है, इसका पार्ट होता है। रिवर भी इसका पार्ट है, प्लांट भी इसका पार्ट है, सॉइल भी इसका पार्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसका पार्ट है, प्लांट रेजिड्यू भी इसका पार्ट है। और आपका यहां पर इसके ऊपर जो ग्रो करने वाले जो सैप्रोफाइट्स या आपके जो आपके कहते हैं प्लांट या फिर जो भी आपके यहां पर ग्रो हो रहे हैं, या एनिमल जो आपका ग्रो हो रहा है, वो भी यहां पर क्या है, आपका इसका पार्ट है, किसका, इकोसिस्टम का। समझ में आया। और इसीलिए हम जब भी हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, तो उसमें हम तीनों जो आपके दोनों जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनका इंटरेक्शन जो होता है वो हमारा सारा का सारा किसके अंदर आएगा, इकोसिस्टम में आएगा। अब डेफिनेटली जब इसको डिवाइड किया जा रहा था तो इसी के बेसिस पे ये डिवाइड किया गया। अब आप लोग बोलोगे सर ये चीज देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इनको पढ़ोगे, आप शर्त लगा लेना कि कहीं भी आप इस चीज को फाइंड आउट कर लो कि एक्चुअल में बेसिस क्या था इनका। एक ही वर्ड तुम्हें देखने को मिलेगा जब भी इनकी डेफिनेशन अगर पढ़ोगे, या किसी भी अच्छी बुक में भी आप चले जाओगे तो केवल एक ही चीज देखने को मिलेगी, दैट इज द कि दिस इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन एंड दिस इज द डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस। लेकिन ये क्या है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना, नहीं मिलेगा, ना बुक में मिलेगा, ना कि लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका एग्रीकल्चर के अंदर जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इसके अकॉर्डिंग आपका क्रॉप को प्रोडक्शन करना, कोई आपका फार्मिंग रेयरिंग करना, डेयरी फार्मिंग करना, कुछ भी चीजें हैं, अगर आप इसके अकॉर्डिंग कर रहे हो और उसी के अकॉर्डिंग आपका डिवाइड किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा अब डिवाइड करने का कारण क्या था। और इसमें आपका क्या है कि माइक्रो के अंदर क्या आ जाएगा, माइक्रो के अंदर आपकी छोटी से छोटी चीज आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पर्टिकुलरली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या तो डिजीज कॉज करने में, या फिर आपका
जो भी चीजें वहां पर होती है उनको डिग्रेड करने के अंदर, जैसे प्लांट रेजिड्यू है वो डिग्रेड होते हैं, डेफिनेटली उसके अंदर मोल्ड्स का आपका इंपॉर्टेंट रोल होता है कि नहीं होता है ना। वहां पर आपका देखो ये चीजें भी डिपेंड करती है कि वहां की कंडीशन कैसी है। कैसे देखो, अगर वाटर आपका वहां पर ज्यादा हुआ तो वाटर लॉगिंग कंडीशन क्रिएट होगी, मॉइस्चर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली वहां पर मोल्डिंग होगी, है ना। या फिर मोल्डिंग नहीं भी हो सकती है, कई बार आपका डिग्रेडेशन नहीं होता है। कैसे नहीं होता? जब आपका लॉन्ग टाइम तक कहीं भी किसी भी एरिया में अगर वाटर खड़ा रहता है, पानी स्टेगनेंट कंडीशन में रहता है, तो ऑर्गेनिक मैटर का क्या नहीं हो सकता? डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता। अब जैसे ही वर्ड हमारे दिमाग में आया ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर के दिमाग में आते ही हमारे पास क्या आना चाहिए? एक वर्ड इंपॉर्टेंटली आना चाहिए, वो ये कि ऑर्गेनिक मैटर हमारे इंडिया में कितना है? 0.58%। और केवल ये इंडिया का ही नहीं कंसर्न है, ये वर्ल्ड का कंसर्न बन चुका है कि ऑर्गेनिक मैटर क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। और अगर ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज हुआ तो आने वाले टाइम के लिए हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन करना पॉसिबल है नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही एक मैटर ऐसा होता है जो सोइल के अंदर बफरिंग कैपेसिटी का काम करता है, सोइल के अंदर केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी का काम करता है, सोइल की फर्टिलिटी के लिए वर्क करता है, सोइल के अंदर जो आपका कहीं ना कहीं जो वाटर है उसको होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल वर्क करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नॉर्मल सोइल के अंदर आपका ऑर्गेनिक मैटर कितना होना चाहिए? 5% होना चाहिए। याद है सोइल का कंपोजिशन? सोइल का कंपोजिशन क्या होता है आपका? सोइल के अंदर मिनरल मैटर होता है 45%, ऑर्गेनिक मैटर होता है 5%, सोइल लेयर होती है 20 से लेके 30%, और आपका इसी प्रकार से सोइल वाटर भी कितना होता है? 20 से 30%, जो कि मैक्रो एंड माइक्रोपोर में। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर 5% होना चाहिए, लेकिन हमारी इंडियन सोइल में कितना है? मात्र 0.58%, जो कि आने वाले टाइम में रिड्यूस भी हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के अंदर क्या है कि आपका हम लोग या तो प्लांट रेजिड्यू को बर्न आउट कर देते हैं या फिर उसको निकालकर बाहर कर देते हैं इसकी वजह से, या फिर हम लोग देख रहे हैं क्या? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? प्लांट को या फिर आपके फॉरेस्ट को आपका बर्न आउट कर कर फिर उसके ऊपर एग्रीकल्चर को ग्रो करवाना, जिसके अंदर क्या होगा? डेफिनेटली जो वहां पर आपका ऑर्गेनिक मैटर था वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? बर्न आउट हो जाएगा। एश की फॉर्म में न्यूट्रिएंट जरूर मिल जाएगा, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के लिए उसके बाद फिर वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। किसके लिए? एनवायरनमेंट के लिए। अब बताओ समझ में आई कि नहीं आई बात? हर चीज कोरिलेट है, ठीक है, लेकिन कोरिलेट करने वाले कौन हो? आप। जब स्टडी कर रहे हो तो उसको रोकिए मत, उसको हर चीज के साथ। अभी यहां पर खत्म नहीं होता, अभी पता नहीं कितनी चीजें इसमें आ सकती हैं। कैसे? देखो, जब हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं और ये इन चीजों की बात कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, लिविंग की बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम एक वर्ड बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बोलते हैं नहीं बोलते? बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? यही तो मतलब होता है कि आपका बायो, बायो मतलब लिविंग, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधताएं, अगर हिंदी में बात करें तो। या फिर क्या होता है? डिफरेंस, है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं तो मेरी या फिर आप में से किसी एक भी पर्सन की शक्ल आपस में मैच नहीं करती है। मेरी या फिर आप में से किसी भी पर्सन का ना तो आपका बिहेवियर मैच करता है, ना कुछ चीजें मैच करती है ना। बहुत सारी चीजें हर एक पर्सन के अंदर क्या है? आपकी बिल्कुल अलग अलग है। उसी प्रकार से अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल्स हैं बिल्कुल क्या है? डिफरेंट है, एंड दिस इज द नोन एज डाइवर्सिटी। और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना अपना क्या है? एक रोल है, एंड दिस इज द नोन एज डाइवर्सिटी। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, एक इनहेरिटेंस और एक आपका वेरिएबिलिटी। ये क्या है? आपकी वेरिएबिलिटी है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? जो आप अपने पेरेंट्स से जीन के अंदर कैरी करते हो, यानी कि जो पेरेंट से प्रोजनी के अंदर जो आपका जीन की फॉर्म में ट्रांसफर होकर आपके पास आया है, दैट इज द नोन एज इनहेरिटेंस। जैसे मैं बताता हूं आपको, अगर आपके पेरेंट्स जो थे उन्होंने क्या किया था? आपका जो है मान के चलिए उनके अंदर कैरेक्टर है कि वो सच बोलते हैं, या फिर उनके अंदर कैरेक्टर है कि उनकी हाइट ज्यादा है, उनके अंदर कैरेक्टर है कि उनका रंग जो है, उनका कलर जो है स्किन फेयर है, अच्छा है, तो उसी प्रकार से उसके बच्चों में भी वो कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। और डेफिनेटली वहां से जो आपका ये कैरेक्टर देखने को मिलेगा वो आपका क्या होगा? एक आपका इनहेरिटेड कैरेक्टर होगा। वो क्या होगा? आपका एक इनहेरिटेड कैरेक्टर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक को ही आ रहा है ऑनलाइन में या बाकियों को भी आ रहा है? दो को ही आ रहा है कि बाकियों को भी आ रहा है? यस और नो? हाँ भाई अपने, यस और नो? शुक्र है जिंदा तो। हाँ आ रहा है। हाँ तुम बोल दिया कर, बाकी नजर नहीं होती मेरी, तेरी तरफ होती है।
क्या होता है इसके अंदर कि आपका यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है और बाकी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप होना चाहिए, और डेफिनेटली ये रिलेशनशिप जो है वो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, आपका क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो इसी के बेसिस पर क्या किया गया था, इनको डिवाइड किया गया था कि वहां पर बायोडाइवर्सिटी कितनी है, वहां पर इकोसिस्टम क्या है, और वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्या हुआ, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं। क्या आते हैं आपके, बहुत रेयर आते हैं। रेयर मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, या तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं ये आ जाएगा, या किस एग्रो इकोलॉजिकल जोन में कौन सा स्टेट बिलोंग करता है वो आपका आ जाएगा। इसके अलावा इससे कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। लेकिन बात हम करेंगे यहाँ पर एग्रो क्लाइमेटिक रीजन की, और इससे डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या आते हैं कि पर्टिकुलरली कौन सा आपका यहाँ पर एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, स्टेट कौन सा बिलोंग करता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, या किस एग्रो क्लाइमेटिक रीजन से कौन सा स्टेट बिलोंग करता है, वहां पर क्रॉप कौन कौन सी ग्रो करवाई जाती है, सबसे ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहाँ है, सबसे ज्यादा वहां पर आपका वाटर की रिक्वायरमेंट, सॉरी वाटर की जो आपकी अमाउंट है वो कहां पर दी जा रही है, किस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा इरिगेटेड एरिया है, कौन सा एरिया है या कौन सा जोन है जिसमें सबसे ज्यादा आपका रेनफॉल है ना। तो ये आपके स्टैटिक डेटा की फॉर्म में आपके क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनको आप लोग ना तो कुछ और कर सकते हो, लेकिन इतना है कि अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हो। कैसे, जैसे यहां पर अगर पूछ लिया आपसे कि सबसे ज्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन जो है या प्रोडक्टिविटी जो है वो किस जोन में सबसे ज्यादा है, तो सोच लो भाई आपके इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन का कौन सा एरिया है, पंजाब, हरियाणा, यही तो है। और डेफिनेटली ये किस जोन में बिलोंग करते हैं, तो आपका कौन सा है वो, ट्रांस गैगेंटिक प्लेन। बिल्कुल सही बात है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांस गैगेंटिक प्लेन या ट्रांस गैगेंटिक रीजन। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आपका रेनफॉल सबसे ज्यादा किस रीजन में है, और जैसे ही ये क्वेश्चन पूछूंगा तो अब आपका याद आ जाएगा जो ईस्टर्न रीजन है। क्यों, क्योंकि मेघालय मासिनराम में क्या होती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है। लेकिन नहीं, ये हमारा आंसर है, नहीं होगा। इसमें क्या होगा आपका, वेस्टर्न घाट एंड प्लेन रीजन। ठीक है, सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो किसमें होती है, वेस्टर्न घाट एंड प्लेन रीजन में होती है, ना कि आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन में होती है। ठीक है, ईस्टर्न हिमालयन रीजन में सबसे ज्यादा बारिश नहीं होती है, सबसे ज्यादा बारिश किसमें होती है, वेस्टर्न घाट एंड प्लेन रीजन के अंदर होती है, याद रखना। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन हम लोग आंसर कर देते हैं गलत। अब देखो क्या होगा, जैसे ही आप लोग ये पढ़ोगे, ये लोग आप सुनोगे, तो उसके बाद एक चेक करने की हमारी आदत होती है, डेफिनेटली करना भी चाहिए। लेकिन आप लोग चेक करोगे तो प्लीज ध्यान से करना कि किस बुक में चेक कर रहे हो, कोई अच्छी बुक में चेक करना या अच्छे आपके रिसोर्स से चेक करना। क्योंकि नॉर्मली जितने भी गूगल के ऊपर लिखे हुए हैं वो ईस्टर्न हिमालयन रीजन में बारिश ज्यादा बताएंगे और वेस्टर्न घाट प्लेन में रीजन आप में बारिश कम बताएंगे। लेकिन अगर कोई अच्छी बुक या अच्छे सोर्स में आप चेक करोगे या आईसीआर के रिसोर्स में आप चेक करोगे, तो डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा कि वेस्टर्न घाट एंड प्लेन रीजन में जो है बारिश हो सकता है 50-100 mm का डिफरेंस दिखे, लेकिन डेफिनेटली दैट विल बी द सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन कि किस रीजन में सबसे ज्यादा बारिश आपकी होती है। पता लग गया यहां पर, कोई डाउट, कोई शक? अब यहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं यहां से। एग्रीकल्चर मेजर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है कमियां। क्या होता है, कमियां। तो भाई जैसे ही मैंने बोला एग्रीकल्चर के अंदर मेजर कमियां, तो अब आपका आंसर रुकना नहीं चाहिए। आप 2 महीने तक बोलते रहोगे तो आई थिंक सो आंसर खत्म नहीं होगा एग्रीकल्चर के अंदर। तो यस और नो, अरे भाई यस और नो, तो बोलो फिर। अब तो बोलो फिर, जल्दी बोलो, खत्म नहीं, रुकना नहीं चाहिए 2 महीने तक। यस नहीं, इनके आंसर बोलो, मेजर कांस्टेंट क्या क्या है, कमियां बताओ। अब एक पे आके रुक मत जाना। सबसे मेजर कमी क्या है, ऐसे नहीं यार, हाथ खड़े कर लो, मजा तब आएगा। ऐसे तो मतलब मार्केट बन जाएगी ना, फिश मार्केट। 1 मिनट हाथ खड़े कर लो आराम से जो आंसर करना चाहते हैं। प्लीज डोंट स्पीक अप, जस्ट रेज योर हैंड, आई विल आस्क द क्वेश्चंस। बस 5 लोगों को पता है, बाकी लोग कहाँ रहते हो? है? बाकी लोग कहाँ रहते हो भाई, इंडिया में ही हो क्या? फार्मर बैकग्राउंड से कितने लोग बिलोंग करते हैं, हाथ खड़े करना एक बार। बड़ी बेशर्मी यार, ये ऑनलाइन वाले तो बिल्कुल वो है, हाथ खड़े कर लो।
पूछा क्या ये नहीं पता? भाई इंडियन एग्रीकल्चर में मेजर प्रॉब्लम क्या क्या है, बस वजह क्या? भाई हाथ खड़े कर रहे हैं, बाद में देखेंगे हम क्या है, किसके पास आंसर है। सबसे पहले तो फार्मर फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, हाथ खड़े करो वो लोग। ओ, हाथ खड़े करने, एक बार रुक जाओ। बस इतने ही फार्मर फैमिली वाले हैं, बाकी क्या है, बिजनेसमैन है क्या है? सारे बिजनेसमैन वाले यार है। बब्बर तेरे पापा क्या करते हैं? मैं रिमूव करूंगा अब एक बार, जिनको मैं जानता हूं उनकी तो मैं अभी देखना। जिनके पापा एग्रीकल्चर करते हैं हाथ खड़े कर लो। ले, भाई मैं तो बताओ, अब मतलब प्रोफेशन ही चेंज हो गया हाथ धो के पापा का तो। यही बात बड़ी है, कम से कम अंबानी अडानी बन गए, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, है ना। चलिए, आज के बाद कोई भाई हाथ तो खड़ा नहीं करोगे, मतलब वो किसानों के साथ तो नहीं हो ना आप लोग, है ना, बाकियों को छोड़कर। चलिए पंकज सारण जी, बताइए समस्या क्या है एग्रीकल्चर में। तू तो ऑफलाइन में था, रहा ऑनलाइन में कहां चला गया? तो लेट कौन सा अमेरिका था तू? और सुबह से शाम तक यही तो था, 6 बजे तक यहाँ नहीं पहुंचा गया तेरे से? क्या यार, बता, हाँ प्रॉब्लम बताओ कौन कौन सी है सबसे पहले। हाँ बोलिए। क्या मेजर प्रॉब्लम क्या क्या है? विपिन मैंने आपसे नहीं बोला। चलो भैया अपने ही बता दो जल्दी जल्दी, ये तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलो मैं ही बता रहा हूँ, आपकी सभी के मतलब खड़े ही हैं, आप तो 2 महीने बोलने वाले थे, पता नहीं क्या हो गया आपको। सबसे पहले अगर मेजर एग्रीकल्चर की बात करें तो आज प्रेजेंट टाइम में देखो किसान क्यों बैठे हुए हैं यार, मतलब थोड़ी मोटी शर्म तो होनी चाहिए आपके अंदर, है। सारे के सारे जब बात आती है एग्रीकल्चर, हम किसान हैं, और तीसरे दिन देख लेना फोटो लगी होगी हर एक के व्हाट्सएप के ऊपर, ले आज किसान आंदोलन भारत बंद, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो, और समस्याएं पूछ लो आपसे किसानों की क्या है, तो आपके वहीं हाथ धरे के धरे। यही रीजन है प्रेजेंट टाइम में कि दैट वी आर नॉट गेटिंग और हक, जिसे हम बोलते हैं अपना हक, अगर हम बात करें तो क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग वहां जो बैठे हुए हैं ना, केवल बैठे हुए हैं, उनको यह भी नहीं पता कि आपकी समस्याएं क्या है। हालात बुरे हैं देश के। चलिए भाई, एग्रीकल्चर के अंदर सबसे पहले बात करें तो फार्मर के पास जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत कम है, जिस पे वो खेती कर रहा है वो आपका लैंड होल्डिंग साइज बहुत कम है। दूसरा, फार्मर आपका इलिटरेट है। तीसरी बात अगर हम बात करें तो फार्मर आपका एज्ड है। आज प्रेजेंट टाइम में डेफिनेटली हम सब लोग फार्मर फैमिली से होंगे या फिर फार्मर के ही घर से बिलोंग करते होंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो आपका एज है ऑन एन एवरेज फार्मर का वो कितना है? 51 है, यानी कि मोर देन 50, यानी कि यूथ एग्रीकल्चर में नहीं आ रहा है। अब यहां पर यह भी क्वेश्चन बनता है कि क्यों नहीं आ रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि एग्रीकल्चर में प्रॉफिट नहीं है, तो कह सकते हो कि नॉन प्रॉफिटेबल हो चुका है ये आपका, ठीक है, नॉन प्रॉफिटेबल हो चुका है। दूसरा, आपका अगर देखा जाए तो इलिटरेट है, ठीक है, लेकिन रिसोर्स भी तो कहां अवेलेबल है प्रॉपर टाइम पर, ठीक है। तो रिसोर्स की बात करें तो रिसोर्स में क्या आ जाएगा आपका? सीड आ जाएगा, मशीनरीज आ जाएंगी। मशीनरीज की बात करें तो यहां पर वर्ड हम लिख सकते हैं कि मैकेनाइजेशन अभी भी प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, किसमें? इंडिया में। आज प्रेजेंट टाइम में ये सिचुएशन है हमारे इंडिया के अंदर कि मैकेनाइजेशन अवेलेबल नहीं है, यस और नो, ठीक है। तो मैकेनाइजेशन नहीं है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? टाइम पर आपका वर्क नहीं हो रहा है, और लेबर जो है वो क्या है हमारी? कॉस्टली है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इंडियन एग्रीकल्चर इज टोटली डिपेंड ऑन द
क्लाइमेट। हमारी इंडियन एग्रीकल्चर क्या है? क्लाइमेट डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका फाइनेंस, पैसा आपके फार्मर के पास अवेलेबल नहीं है। फाइनेंस के लिए फार्मर या तो आपका किसके पास जाता है? जमींदार के पास, या फिर आड़तीय के पास जाता है, या फिर जो आपके मनी लेंडर होते हैं जिनको आप आड़तीय ही बोलते हो, उनके पास जाएगा और उनसे आपका ब्याज पे जो है पैसा लेके आएगा। बोलोगे सर ऐसा क्यों, कारण क्या है? तो डेफिनेटली आप सब लोग जानते होंगे कि आज प्रेजेंट टाइम में जो इंडियन फार्मर है वो बैंक में इसलिए नहीं जाता। बैंक में डेफिनेटली आपका लोन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, 3.5 लाख तक जो लोन है वो आपका दिया जा रहा है, ठीक है। और आपका 1,60,000 रुपए कोलेटरल फ्री लोन भी दिया जा रहा है, मतलब बिना सिक्योरिटी के लोन दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी फार्मर कहाँ नहीं जा रहा है? बैंक में नहीं जा रहा है। कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है, एक तो फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है वो नहीं है, मतलब हर जगह पर बैंक अवेलेबल नहीं है। दूसरा, बैंक अगर अवेलेबल है तो बैंक का प्रोसेस जो होता है बहुत लेंदी होता है, उसकी वजह से फार्मर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। और वो आपका, उसको अगर आज की आज पैसा चाहिए तो डेफिनेटली वो इंस्टेंटली कहां पर जाएगा? मनी लेंडर के पास जाएगा, मिडलमैन के पास जाएगा। वो कभी भी आपका बैंक के पास नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ की प्रोसेस ले लेता है, 7 डेज तो मिनिमम प्रोसेस है, और आपका 14 डेज भी प्रोसेस आपका लग जाता है। तो डेफिनेटली एक लेंदी प्रोसेस होने के कारण आपका जो फार्मर होगा वो किसके पास जाएगा? मनी लेंडर के पास। तो ये भी क्या है? आपकी समस्या है। उसके बाद अगर हम देखें तो फार्मर क्या करता है, आपका अगर प्रोडक्शन कर भी रहा है, कहीं भी ग्रो करवा भी लिया, तो इरिगेशन की फैसिलिटीज प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। इरिगेशन की फैसिलिटीज अगर प्रॉपर है तो उसके बाद क्या है? आपका डिजीज, इंसेक्ट का अटैक बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे प्रेजेंट टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट आपका लोकस्ट का अटैक बहुत ज्यादा हुआ था, और लोकस्ट का अटैक आपके राजस्थान के अंदर प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया था। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में राजस्थान ऑयल सीड प्रोडक्शन और आपके पल्सेस प्रोडक्शन में हाईएस्ट रैंक पे है इंडिया के अंदर, ये भी देख लेना। उसके बाद अगर हम बात करें तो इरिगेशन के बाद आपका क्या था? पेस्ट एंड डिजीज। पेस्ट एंड डिजीज के बाद की अगर हम बात करें तो अगर फार्मर ने डिजीज को होते हुए, आपका पेस्ट का होते हुए भी अगर प्रोडक्शन कर लिया, तो उसके बाद भी फार्मर के पास एक ऑप्शन है, फार्मर के पास एक कंडीशन है, वो ये कि वो मार्केट में कहां लेके जाए। मार्केट की फैसिलिटीज प्रॉपर इंडिया में अवेलेबल नहीं है, और आपका मार्केट अगर अवेलेबल भी है तो उसमें सारे के सारे प्रोडक्ट को वो सेल आउट नहीं कर सकता। आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन मार्केट जो है वो आपकी फ्लावर की, सॉरी, आपकी सीरियल्स के लिए तो अवेलेबल है, लेकिन ऑयल सीड के लिए प्रॉपर मार्केट नहीं है, आपके फ्रूट प्रोडक्शन के लिए प्रॉपर मार्केट नहीं है, वेजिटेबल के लिए प्रॉपर मार्केट नहीं है, इसीलिए फ्लावर के लिए भी प्रॉपर मार्केट आपके अवेलेबल है नहीं है। तो फार्मर आपका टोटली डिपेंड किसके ऊपर है? मिडिल मैन के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से उसकी पेमेंट आपकी लॉन्ग टाइम के बाद आती है, और वो फार्मर जो है आपका क्रॉप को प्रोडक्शन नहीं करता। अब हम अगर चले जाएं तो कहां पर चले जाएं? जम्मू और कश्मीर में चले जाएं, हिमाचल में चले जाएं, वहां पर मार्केट तो है ही नहीं। दूसरा, वहां से यहां तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज भी प्रॉपर अवेलेबल है नहीं है, और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगा तो कैसे लेके आएगा? अगर वो ट्रांसपोर्ट भी कर दे, मार्केट भी कर दे, तो उसके पास स्टोरेज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। स्टोरेज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी तो एग्रीकल्चर की जो कमोडिटीज हैं, ज्यादातर जो हॉर्टिकल्चर की बात करें, या आपका अगर हम बात करें इसके अंदर फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सारी की सारी क्या है, और मिल्क प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सारा का सारा क्या है? हमारा पेरिसेबल कमोडिटीज का पार्ट है। और पेरिसेबल कमोडिटीज होती हैं वो जल्दी खराब हो जाती हैं, तो उनको स्टोरेज के लिए प्रॉपर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अवेलेबल नहीं है, और जिसकी वजह से लगातार कंटिन्यू हमारा जो फार्मर है वो किस में आ रहा है? डिस्ट्रेस में आ रहा है, और वो आपका कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये सब रीजन है। और इनके साथ साथ करप्शन वगैरह वो तो है ही है, सीड का टाइमली सप्लाई ना होना, फर्टिलाइजर का टाइमली सप्लाई ना होना, ठीक है, आपके जो है ये सब चीजें होने के कारण आज प्रेजेंट टाइम में क्या है? आपका फार्मर है बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में है। एमएसपी भी प्रेजेंट टाइम में फार्मर्स को मिलता है तो केवल 6% फार्मर को मिलता है, रेस्ट ऑफ 94% फार्मर को आपका एमएसपी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जो ये आपकी एक सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है, तो आप समझ सकते हो कि फार्मर के पास समस्याएं हैं, है ना। आप लोग सोचते नहीं हो यार, सब चीजें आपको पता थी, ऐसी बात नहीं है कि मैंने कोई नई बात बोली होगी जो आपको नहीं पता थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारा सिनेरियो ऐसा है कि हमें अगर कोई सामने आके कुछ बोलने को बोल देना तो हमारी हवाएं निकल जाती हैं और हम पीछे हो जाते हैं, ठीक है। आज प्रेजेंट टाइम में ना तो हम कहीं बोल पा रहे हैं, ना ही हम खुल के बोल सकते हैं, ना ही हम खुल के किसी के अगेंस्ट में हो सकते हैं, जो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, एंड डेफिनेटली आने वाले टाइम के लिए आपके एग्जाम के ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। इसका इंपैक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि अगर आपने अनजाने जाने में, बेशर्मी के होते हुए, या सॉरी शर्म के मारे आपने अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा और वो आपके एग्जाम में आता हुआ, तो डेफिनेटली आप लोग उसका लॉस खुद झेलोगे, आपके अलावा कोई नहीं होने वाला। दूसरी चीज, अपने
जो लग्जरी लाइफ है उसको थोड़ा सा कम करिए, है ना। आप लोग लगातार कंटिन्यू, ठीक है, मानता हूँ आप वर्क में बिजी होते होंगे, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, है ना, लेकिन डेफिनेटली आपको क्लासेस को रेगुलर करना चाहिए, अदरवाइज आपका लॉस ज़्यादा होगा, मेरा इसमें कोई लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि क्लास निकल गई तो निकल गई, उसके बाद कोई क्लास आपके लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है डियर वंस, तो आप जल्दी से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए, है ना। टाइम निकलता जा रहा है, एक क्लास के अंदर कितना कंटेंट हो रहा है आप लोगों को खुद को पता चल रहा होगा, ठीक है। इसको मैं तो करवा दूंगा, लेकिन सच सच बताना, आप लोग कितनी बार पढ़ के आए हैं? कितने लोग हैं जो कल पढ़ के आए थे? हाथ खड़े करना, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में भी तो कर लो। 1 और 2 और 3 और 4 और 5। अच्छा, यहां पर भी देख लो हालात है, 5 और 6, बस हो गया। तो ये ऐसे है कि हाथ खड़ा करने से भी कुछ नहीं होगा, डेफिनेटली होना भी चाहिए ये चीज, क्योंकि मेरे साथ झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अपने आप से पूछ लेना 5 मिनट जाके कि आपने क्या किया था कल, ठीक है। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, उससे पहले इतना टॉपिक हो चुका है, जिसके अंदर आप अगर कवर करोगे जाके एग्रो क्लाइमेटिक जोन और एग्रो इकोलॉजिकल जोन को, तो अगर आप 5 घंटे भी उसको दोगे तो पूरा नहीं कवर कर पाओगे, याद नहीं कर पाओगे। तो केवल कवर करना क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको याद करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन का जो पीपीटी अगर आप पढ़ोगे तो भी आपको टाइम लग जाएगा, 70 स्लाइड्स हैं उसके अंदर, 70 स्लाइड। 70 स्लाइड में हर एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन का आपका ये दिया गया है कि किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कौन सा स्टेट है, उसके अंदर रेनफॉल कितना है, उसके अंदर सोइल का टाइप कौन सा है, उसके अंदर क्रॉप कौन कौन सी ग्रो करवा रहे हो, और उसके अंदर मेजर कांस्टेंट क्या क्या है, साफ लिखा है हर एक के अंदर। तो मैंने आपको यह बता दिया कि आपके यहां पर स्टेट को याद करना है, क्रॉप सारी नहीं आती हैं, लेकिन डेफिनेटली मेजर क्रॉप से कभी क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। उसके बाद उनके अंदर क्रॉपिंग इंटेंसिटी किसमें सबसे ज्यादा है ये भी वहां पर बताया गया है, रेनफॉल किसमें ज्यादा है ये भी वहां पर बताया गया है। तो याद कौन करेगा? मैं कर दूं? है? मेरे करने से कुछ नहीं फायदा है, अभी तो मैंने करवाया यही है, हरियाणा के अकॉर्डिंग करवाया ही नहीं, कल आपका हरियाणा के अकॉर्डिंग पहले मैं आपको करवाऊंगा, पहले ये तो याद करके आना। कर लोगे? सच सच बताना, बस आप लोगों में से पक्का? पहले क्वेश्चन पूछ लूं, टेस्ट ले लूं आपका आते ही है, अगर जिसको नहीं आया क्लास से बाहर निकाल दूं? टारगेट रख लेते हैं 5 क्वेश्चन का, 5 में से अगर 3 नहीं आए तो बाहर, ये तो कर लो भाई, आपके लिए तो है, मेरे लिए थोड़ा ना ये। आज फर्स्ट डे है, कोई बात नहीं, मेरे को केवल एग्रो क्लाइमेटिक जोन और एग्रो इकोलॉजिकल जोन चाहिए, और एग्रो क्लाइमेटिक जोन और एग्रो इकोलॉजिकल जोन आज ही पढ़ाए हैं, इससे पहले नहीं पढ़ाए हैं। आपकी स्लाइड वहां पर दी हुई है, डेफिनेटली पढ़ना ही तो है। आप आज आए हो, आप कल आए हो, डेफिनेटली फर्क ही नहीं पड़ता। कोई कंटेंट ऐसा तो है ही नहीं जो पीछे से कोरिलेट करके आपको बताया हो आज। मंजूर है? डन। फिर कल के लिए याद रहना कि आपका अगर 3 क्वेश्चन गलत हुए तो आप क्लास से बाहर जाएंगे, और ये तरीका मत अपनाना कि क्लास में 5 मिनट लेट आएंगे। जितना आप लेट आओगे तुरंत यहाँ पर मैसेज आएगा कि ये बंदा अभी क्लास में आया है, तो सबसे पहले सबके सामने बेइज्जती करूंगा, वो अलग से है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑनलाइन में मत चले जाना, ऑनलाइन वालों को सबसे पहले पकड़ूंगा फिर ऑफलाइन वालों को पकड़ूंगा, है ना, कई बार ये भी होता है। और ऑनलाइन वालों को पहले ध्यान रखना, जो ऑफलाइन में आज है और वो कल ऑनलाइन में चले गए, तो पहले 500 रुपए ट्रांसफर करोगे, फिर क्लास में आपको घुसने दूं अगली बार में। समझ में आ गया? मजा अब आएगा। चलिए ठीक है गाइस, तो कल मिलते हैं आपकी क्लास में। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू। क्वेश्चन है तो जल्दी पूछिए, क्वेश्चन है ऑनलाइन वालों के तो पूछिए।